बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 78वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय प्रसंग चल रहा है माणिक पहाड़। तो माणिक पहाड़ के प्रसंग में अब तक हमने जो भी वर्णन किया उसको सार रूप में हम देखें तो जैसे कि ये माणिक पहाड़ के एरिया के भीतरी हद से ये बाहरी हद है। तो यहाँ से वहाँ तक यानी कि ये पूरा माणिक पहाड़ के हद की चौड़ाई जो है, जैसे इसको यहाँ तक देखें तो ये 2,32,00,000 कोस का कहा, और उसके मध्य भाग में 16 लाख कोस का लंबाई चौड़ाई में भौमभर ऊंचा चबूतरा हुआ। चबूतरा के ऊपर सर्वप्रथम 12,000 की 12,000 हारे हवेली, जो ऊपरा ऊपर 12,000 भौम तक गए हैं। तो जैसे देखिए ये हवेली हुआ, और फिर इस तरफ भी घूम के आया हुआ ये हवेली। तो ये 12,000 भौम हवेली का। यहाँ से भीतर जाएं तो 3 सीढ़ी नीचे सड़क, फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचा, फिर 3 सीढ़ी ऊपर सड़क कहा, और उससे भी भौमभर ऊपर ये चबूतरा। इस तरफ से भी वही घूम करके आया हुआ ये चबूतरा है। और इस चबूतरा के ऊपर माणिक महल 12,000 के एक हारे हैं, ये भी ऊपरा ऊपर 12,000 भौम तक गए। यही इस तरफ से घूम करके आया, तो ये माणिक महल हुआ। और इससे फिर भौमभर नीचे बृहद बगीचा है, और बृहद बगीचा के मध्य भाग में फिर भौमभर ऊंचा चबूतरा है। तो ये चबूतरा के मध्य भाग से एक जल का स्तून सीधा ऊपर को गए हैं, जो 12,000 में से 20 भौम कम, यानी कि 11,980 भौम तक सीधा गए। उसके बाद इसने चारों तरफ छज्जा दिया, फिर माणिक महल ने भी जल स्तून की तरफ छज्जा दिया, फिर एक भौम ऊपर आकर के ये छज्जा आपस में मिल गए हैं। इसके ऊपर अब 20 भौम तक महल ऊपर ऊपर गए, और ये सब के ऊपर चांदनी एक हुआ। ठीक है। अब इसके पश्चात फिर ये माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा को वर्णन किया। तो इसमें जैसे नीचे मध्य का चबूतरा के सीधा ऊपर भौमभर ऊंचा चबूतरा आया, जिसमें स्तून का पानी एक बार खुल गया है,
ये चबूतरा भी 12,000 पहल का है और ये चबूतरा के ऊपर टापू महल बना। तो ये टापू महल 20 भोम ऊंचा है और ये टापू महल के मध्य भाग से भी जल का स्तून ऊपर जाकर के चांदनी में खुल गया है और ये चांदनी के किनार के गुर्ज के द्वारा 12,000 झरना के रूप में ये नीचे ताल में जल उतरते हैं और फिर ये चबूतरा के ही बाहर ये जो दीवार है, प्रत्येक एक हांस में एक एक पाइप मार्ग के द्वारा ये तालाब में पानी उतरते हैं। फिर यहाँ जो माणिक महल है, इसके ऊपर चांदनी में भोंबर ऊंचा ये पाल रूपी दीवार आया और इस पाल रूपी दीवार के ऊपर दहलान है। तो 3 दहलान है। तो मध्य का दहलान 2 भोम तीसरी चांदनी और अन्य और बाहर के एक एक यानी कि 2 दहलान 1 भोम दूसरी चांदनी, ये भी वर्णन हुआ। अब यहाँ पर जो जल है, ये जल फिर प्रत्येक एक एक हांस में एक एक पाइप मार्ग के द्वारा होकर के बाहर उतर करके 1 भोम नीचे झरना के रूप में यहाँ हवेली के चांदनी के ऊपर आया हुआ बगीचा के साथ में जो चेहे बच्चा अथवा तालाब है उसमें जल उतरते हैं इस तरह से। तो ऐसे तालाब यानी कि चेहे बच्चा चारों तरफ घूम करके 12,000 आए हैं और ये हवेली की चांदनी में 12,000 की 12,000 हारे बगीचा है, उसमें 12,000 की 12,000 हारे ही चेहे बच्चा है। तो ये चेहे बच्चा का जल नहरे चेहे बच्चे होते हुए ये माणिक पहाड़ के चांदनी के किनार में जो 1000 भोम नीचे से आया हुआ गुर्ज के चांदनी में कुंड यानी कि चेहे बच्चा बना है, वो चेहे बच्चा तक जल आ पहुंचा है। और चांदनी में 14 करोड़ 40 लाख चेहे बच्चा अथवा तालाब जो है, उसमें प्रत्येक एक तालाब के चारों तरफ महल 2 भोम तीसरी चांदनी के है और 4 कोण का महल 3 भोम चौथी चांदनी का है और ये 4 कोण के महल के ऊपर मेहराब लग करके चारों मेहराब में हिंडोला झूलते हैं। तो ये संपूर्ण शोभा हमने वर्णन किया। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे जो शोभा है। अब बाकी प्रसंग हमारा जो है, ये चांदनी का प्रसंग वृत्ति से अध्ययन करना बाकी तो है, परंतु उसको अध्ययन करने से पहले हमें अन्य प्रसंग भी पहले जानना होता है। अब आगे प्रसंग है कि ये गुर्ज के चांदनी के कुंड में आया हुआ जल को 12,000 भोम नीचे उतारना है। तो ये जल अब किस तरह से उतरते हैं, ये प्रसंग हम अब शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान से श्रवण करिए। जैसे एक गुर्ज के चांदनी के कुंड में जल आया है, ऐसे ही 12,000 ही गुर्ज के चांदनी के कुंड में जल आया है। उसमें से हम एक का वर्णन करेंगे तो 12,000 सब वैसा ही है। तो मैं शब्द के द्वारा ही बताता हूं, आप पकड़ पाएंगे। तो ये गुर्ज की चांदनी में आया हुआ जल अब यहां से 2 भाग में विभाजन हुआ। प्रत्येक एक गुर्ज का जल 2 भाग में विभाजन हुआ। उसमें आधा जल यानी कि आधा पानी जो है गुर्ज के अंदर ही अंदर से अदृश्य रूप में होकर के भोम 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 उतरते 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 12,000 भोम नीचे जल उतरा है। आधा पानी गुर्ज के अंदर से अदृश्य रूप में होकर के 12,000 भोम नीचे उतरा। तो एक गुर्ज से जिस तरह से पानी उतरा है, 12,000 ही गुर्ज से 12,000 भोम नीचे जल उतरा है। ठीक है। अब ये जल उतरने के बाद जैसे ये चबूतरा में पहुंचा और वहां से भी भोम भर नीचे उतर करके जमीन में पहुंचा। जमीन में पहुंचने के बाद उसमें क्या हुआ, अब इसके लिए जैसे कि हमने पहले से ही ये बात बताया है कि जिस तरह से 24 हांस का महल में मध्य में भोम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर 24 हांस का महल है और वो 24 हांस के महल
के चबूतरा सहित को घेर करके नीचे जमीन में 24 की 24 हारे बगीचा है। तो बगीचा कहते ही उसमें नहरें, चहेबच्चे ये सब होता ही है। ये शोभा वर्णन किया है। और जबेरों की नहर का वर्णन करते समय भी 4 पहल के महल जो 4 भम ऊंचा है, उसके नीचे जमीन में चारों तरफ 4 की 4 हारे बगीचा, 8 पहल के 8 भम ऊंचा महल के बाहर तरफ जमीन में 8 की 8 हारे बगीचा, ये शोभा वर्णन किया। ठीक उसी तरह से ये माणिक पहाड़ की हद की चौड़ाई 2,32,00,000 में से मध्य में 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में ही ये चबूतरा उठा करके माणिक पहाड़ खड़ा किया है ना। इसका मतलब इसके दोनों तरफ अथवा चारों तरफ चबूतरा से बाहर खुला जगह है। अब उसमें 12,000 की 12,000 हारे बगीचे हैं। अब उसको जैसे मैं यहां से बता दूं, जैसे मान लीजिए ये माणिक पहाड़ का चबूतरा है जो 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, जिसके ऊपर हमने परिक्रमा की जगह छोड़ करके हवेली 12,000 की 12,000 हारे, फिर भीतर सड़क, बगीचा, सड़क, फिर माणिक महल, बृहद बगीचा, मध्य का चबूतरा, मध्य में जल स्तून करके 12,000 भौम ऊपर उठाया, जिसका खड़ा दृश्य यहाँ है। और चांदनी की शोभा भी वर्णन किया। मध्य में टापू महल, उससे बाहर फिर तालाब, उससे बाहर दहलान, और उससे भी बाहर 12,000 की 12,000 हारे बगीचे। ठीक है। अब ये चबूतरा के ऊपर की शोभा हुई ये सारे। तो अब मान लीजिए ये चबूतरा उठाते समय ही पहले ही हमने क्या कहा, ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा को चारों तरफ से घेरा हुआ एक रोस है। ठीक है। अब ये रोस से भोंबर ऊंचा सीढ़ी चारों तरफ से लगे हैं। ठीक है। और ये चबूतरा 12,000 का पहल है। ऐसे 12,000 ही गुर्ज है। ठीक, इस तरह से ये गुर्ज ऐसे। तो अभी हम जो प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, यही गुर्ज ऊपरा ऊपर 12,000 भौम में जाकर के गुर्ज के चांदनी में कुंड बना। वो कुंड के जल 2 भाग में विभाजन हुआ। उसमें से आधा जल गुर्ज के अंदर ही अंदर अदृश्य रूप में आकर के ये चबूतरा तक 12,000 भौम नीचे उतर करके यहां तक जल आया है। अब ये जल यहां से भी नीचे उतर करके जमीन में पहुंचा। तो जमीन में पहुंचने के बाद क्या हुआ, तो कहा ये जो 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा, ये खड़ा दृश्य में ये चबूतरा है। अब इसके बाहर ये एरिया जो है चबूतरा के बाहर की जमीन का एरिया, मतलब यहां से देखेंगे तो ये एरिया और ये एरिया है। तो इसमें क्या है, ये रोस के साथ में लग करके यहां पर बगीचा है जमीन में। तो ऐसे बगीचे कितने हैं, 12,000 पहल के सामने में ऐसे 12,000 ही बगीचे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये बगीचा देखिए, इस तरह से चारों तरफ घेर करके और एक एक पहल के सामने में एक एक बगीचा होने से 12,000 पहल के सामने में ऐसे 12,000 ही बगीचा हुआ। अब ऐसे बगीचा, ये तो एक हार की बात है। ऐसे कितने हार हैं, 2 हार, 3 हार, 4 हार करते बाहर 12,000 हारे ही हैं बगीचा। जमीन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां बगीचा है तो इसमें चेहे बच्चा जरूर है। यहां चेहे बच्चा है, यहां चेहे बच्चा है, यहां चेहे बच्चा है, यहां चेहे बच्चा है। प्रत्येक बगीचा के बीच में चेहे बच्चा है कि नहीं है। ठीक है। अब भले ही यहां गुर्ज और चेहे बच्चा बिल्कुल सीधा सीधा नक्शा नहीं बना हो, परंतु आपको समझना होगा कि यहां ऊपर गुर्ज जो है उसके सीधा नीचे जमीन में चेहे बच्चा होता है, यानी कि तालाब। इसीलिए ये गुर्ज के जो जल यहां से भौंवर नीचे उतर करके
ये चेहबच्चा जो है यहां पर आया। तो एक गुर्जर का जल ये चेहबच्चा में आया, दूसरा गुर्जर का जल दूसरे चेहबच्चा में, तीसरा गुर्जर का जल तीसरे चेहबच्चा में, चौथा गुर्जर का जल चौथा चेहबच्चा में। इस तरह से 12,000 गुर्जर से आया हुआ जल यहां नीचे चारों तरफ घूम करके आया हुआ 12,000 कुंड में जल उतरा। इस तरह से जमीन तक जल आ पहुंचा। उसके बाद अब यहां से नहर होकर के बाहर निकलना, ठीक। फिर ये बगीचा है तो नहरें इधर भी घूमते हैं। अब ये तो हर जगह में वर्णन किया है और ऊपर चांदनी में भी यही प्रक्रिया वर्णन किया है ना, ठीक है। चांदनी में मतलब ये तालाब से आगे बढ़ करके उतरे हुए जल, ये हवेली के चांदनी में भी 12,000 के 12,000 हारे बगीचा है ना, तो उसमें भी चेहबच्चा है और उसमें भी नहरें हैं। तो सर्व बगीचा को नहरें चेहबच्चा के द्वारा पानी घूमते हुए 12,000 की 12,000 हारे बगीचा को पार करके किनार तक आया था। ठीक उसी तरह से ये गुर्जर के द्वारा 12,000 भौम नीचे उतरा हुआ जल संपूर्ण बगीचों को नहरे चेहबच्चों के द्वारा परिभ्रमण करते हुए, मान लीजिए जैसे अब यहां मैंने एक नमूना ही बताया हूं, जैसे कि मान लीजिए ये 12,000 की 12,000 हारे बगीचा की ये अंतिम किनारा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जल किनार के बगीचा तक पूरा नहरे चेहबच्चा के द्वारा परिभ्रमण करता है। अब मान लीजिए ये बिल्कुल अंतिम हारे बगीचा के एरिया तक जल पहुंचा। अभी इसको इतना ही समझ लीजिए। अब उसके बाद फिर ये जल किस तरह से एकत्रित होकर के कहां चला जाता है वो हम बाद में वर्णन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझना है। अब यहां से जो बात बताए अब मैं ये खड़ा नक्शा के द्वारा बताता हूं। 12,000 भौम ऊपर गुर्जर के चांदनी के कुंड में आया हुआ जल में से आधा जल 12,000 भौम नीचे उतर करके यहां पर जो कुंड आया है, ये कुंड में जल आया। एक में जिस तरह से आया 12,000 में ही उसी तरह से आया। तो ये जमीन में चारों तरफ घूम करके 12,000 की 12,000 हारे बगीचा है, उसमें तालाब भी है। तो इन सर्व तालाबों में नहरों के द्वारा होकर के बिल्कुल किनार तक आए। ये है आधा जल की बात। अब आधा जल ऊपर गुर्जर के चांदनी के कुंड में ही है, 12,000 ही कुंड में। अब वो जल किस तरह से नीचे उतरते हैं, उसको भी नीचे जमीन तक उतारना है, ये वर्णन बाकी है। तो उसके लिए पहले हमें ये नीचे जमीन के बगीचा का प्रसंग को ही जानना समझना होगा। इसीलिए आइए, ये नीचे 12,000 की 12,000 हारे बगीचा कहा ना, तो वहां पर 12,000 की 12,000 हारे ही तालाब, तालाब मतलब वो चेहबच्चा है, बृहत रूप होने से उसे तालाब करके कहा। तो इन सर्व तालाबों में से प्रत्येक एक तालाब में, अब उस शोभा को देखें, प्रत्येक एक तालाब में चारों तरफ महल आया है। और ऐसे वर्णन हमने ये चांदनी के बगीचा के साथ में आया हुआ तालाब में भी वर्णन किया है। वही शोभा नीचे जमीन के बगीचा के साथ में आया हुआ तालाब में भी है, लेकिन फर्क क्या है? चांदनी के तालाब में चारों तरफ घेर करके आया हुआ महल 2 भौम तीसरी चांदनी की ऊंचाई में था। नीचे जमीन के बगीचा के साथ में आया हुआ तालाब के चारों तरफ महल तो उसी तरह से आया, परंतु वो महल का ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी का है। शब्द के द्वारा ही पकड़ते जाइए। हाँ, ये तालाब के चारों तरफ महल किस तरह से आया है जो हमने चांदनी में ही वर्णन किया, वैसा ही है, परंतु उसमें फर्क क्या बोल रहा हूं? चांदनी के तालाब के चारों तरफ का महल 2 भौम तीसरी चांदनी का है। ये नीचे जमीन में जो तालाब है, उन तालाबों में प्रत्येक एक तालाब के चारों तरफ
महल आया है, वो महल का ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी का है, सीधा सीधा ऊपर गया हुआ। तो इस तरह से संपूर्ण तालाबों में 5 भौम छठी चांदनी का महल चारों तरफ से आया है। ठीक, ऐसे तालाब कितने हैं? 12,000 की 12,000 हारे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां नीचे बगीचा हो, तो मानो ये पहला तालाब ही है, इसको थोड़ा बड़ा रूप में बना दूं तो ऐसे पहला तालाब है, तो तालाब को चारों तरफ से घेर करके ऐसे महल आया। तो ये महल पहले कितने भौम तक आया? सीधा 5 भौम तक आया है। ठीक है, अब दूसरे तालाब है, दूसरे तालाब से भी चारों तरफ से घूम करके ये 5 भौम का महल आया। फिर तीसरे तालाब है, तीसरे तालाब से भी चारों तरफ ये 5 भौम महल आया। इसी तरह से आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही 12,000 ही तालाब के द्वारा, मतलब यही इस तरफ से देखेंगे तो ये तालाब हो, तो यहां ये 5 भौम का महल आया है। फिर महल के यहां ये 5 भौम है, ऐसे फिर ये तालाब में भी 5 भौम का महल है। इस तरह से महल आया। अब ये तो हुआ जमीन में बगीचा 12,000 की 12,000 हारें, और उसमें नहरें, चेहे बच्चे सब है ही। तो उन सर्व चेहे बच्चों में यानी कि तालाब में चारों तरफ घेर करके 5 भौम ऊंचा महल आया। ये बगीचों की शोभा हुई। अब यहां गुर्ज के चांदनी के कुंड में जो जल है, उस जल में से आधा जल को ही हमने गुर्ज के अंदर से नीचे जमीन तक पहुंचाया, आधा जल का वर्णन बाकी है। अब वो आधा जल किस तरह से उतर करके नीचे जमीन तक पहुंचते हैं, अब वो शोभा को देखिए। उसके लिए ध्यान से देखिए, ये चबूतरा, माणिक पहाड़ के चबूतरा के बाहर जो जमीन में ऐसे तालाब 12,000 की 12,000 हारे कहा, उसमें से सबसे पहला एक तालाब को लीजिए। एक तालाब ऐसे ही ये चबूतरा को चारों तरफ से घेर करके 12,000 तालाब है अथवा चेहे बच्चा है। उसमें से एक का वर्णन करेंगे, एक जैसा रहेगा, सब वैसा ही रहेगा। इसीलिए वो 12,000 तालाब अथवा चेहे बच्चा में से एक चेहे बच्चा को लीजिए। मैं शब्द के द्वारा ज्यादा बोल रहा हूं और लोकेशन भी बता रहा हूं, दोनों को मिला करके दिल दिमाग में बिठाते जाइए। तो ये एक तालाब जो है, तालाब के चारों तरफ जो महल आया है, ये महल 5 भौम ऊपर तक तो सीधा गया। अब उसके पश्चात 4 कोण का 4 महल, इसको अब ऊपर ले जाना है। जैसे कि यहां चांदनी के तालाब के चारों तरफ के महल के विषय में कहे, तो उसमें भी चारों तरफ के महल 2 भौम तीसरी चांदनी तक एक साथ में गया। उसके बाद 4 कोण का एक 4 महल 1 भौम ऊपर गया था ना। ठीक उसी तरह से समझना है, ये नीचे जमीन में जो तालाब है, वो तालाब के चारों तरफ का महल 5 भौम तक तो सीधा आया। अब 5 भौम के बाद 4 कोण का 4 महल, एक महल यहां से ऊपर की ओर गए। ये ऊपर 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 इतने ऊपर गए 12,000 में से 1 भौम कम तक। 12,000 में से 1 भौम कम तक अर्थ ये माणिक पहाड़ का ऊंचाई जो 12,000 भौम का है ना, 12,000 भौम में से 1 भौम कम तक। जैसे ये कोण का 1 महल ये मान लीजिए, ठीक है, और ये दूसरा महल मान लीजिए। तो इस तरह से चारों कोण का 4 महल 12,000 में से 1 भौम कम तक गया। यहां तो 2 लाइन ही दिखाई, या 4 महल समझना पड़ेगा ऐसे। तो ये चारों महल ऊपर जाने के बाद इसके ऊपर छत पटी है, तो चारों महल का एक ही छत हुआ। इसका मतलब ये ऊपर के छत के कारण नीचे देखेंगे तो ये नीचे का जो तालाब था ना, उसको ढक गया, क्योंकि
तालाब के चारों तरफ महल आया था, उसमें से 4 कोण का महल ऊपरा ऊपर 12,000 में से एक भौम कम तक जाकर के उसके ऊपर एक साथ में छत आया है। अब ये छत के नीचे यहां पर ऐसे कड़े लग करके इसमें हिंडोला लगते हैं। ये है हिंडोला, ऐसे ये हिंडोला, ये नीचे से 5 भौम तक जो महल आया था ना, ये महल के चांदनी के बराबर तक ये हिंडोला झूलते हैं। ठीक है, ये बड़े हिंडोला, इस हिंडोला में भी राजश्यामा जी सहित 12,000 सखियां एक साथ में बैठ करके झूलते हैं। ये तो हम एक तालाब के ऊपर की बात बता रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं एक जैसा होगा, अन्य भी वैसा ही होगा करके। तो ये 4 महल ऊपर जाकर के छत पड़ करके उसके अंदर से तो ये हिंडोला नीचे झूल रहा है। अब ये छत के ऊपर की शोभा क्या हुआ, ये छत के ऊपर चारों तरफ किनार में ऐसे दीवार, यहां एक कुंड रूप बना है, कुंड रूप बना। ठीक है, अब ये कुंड रूप बना है तो इससे एक भौम ऊपर यहां गुर्ज के चांदनी में कुंड है, उस कुंड से आधा जल तो गुर्ज के द्वारा अदृश्य रूप में होकर के नीचे जमीन में उतर चुका है, वो वर्णन हमने पहले ही किया। अब आधा जल जो बाकी है, वो आधा जल ये गुर्ज के द्वारा यहां आगे आकर के झरना के रूप में एक भौम नीचे उतर करके ये कुंड में आता है जल। देखिए, एक भौम नीचे उतरा। ठीक है, तो नीचे तालाब के चारों तरफ का महल 5 भौम तक सीधा ऊपर गया था, उसके बाद 4 कोण का महल ऊपरा ऊपर जाकर के 12,000 में से एक भौम नीचे तक जाकर के उसके ऊपर छत पटी है, और ये छत के ऊपर कुंड बना, तो उस कुंड में उससे एक भौम ऊपर का जल आकर के ये कुंड में पड़ा। तो ये तो एक तालाब के ऊपर के महल के ऊपर के कुंड की बात हुई। ऐसे ही चारों तरफ देखिए, तो नीचे जमीन में ये चौतरा को घेर करके 12,000 कुंड है ना, तो 12,000 कुंड के चारों तरफ के महल 5 भौम ऊपर जाने के बाद प्रत्येक एक महल के चारों कोण से महल ऊपरा ऊपर जाकर के ऐसे चारों तरफ 12,000 ही कुंड बना है, और 12,000 ही गुर्ज के चांदनी के कुंड से एक एक भौम नीचे उतर करके पूरा चारों तरफ 12,000 झरना के रूप में एक भौम नीचे जल उतरते हैं। इसी तरह से इस तरफ भी अगर देखें तो ये भी वही बात है, उधर जैसा वर्णन किया इधर भी वैसा ही वर्णन है। 12,000 में एक भौम कम तक गया, और ये भी गया, इसके ऊपर छत पटी है, छत के नीचे ये हिंडोला लगते हैं, और ऊपर यहां कुंड बन करके ये गुर्ज के चांदनी का जो कुंड ऐसे आकर के यहां झरना के रूप में एक भौम नीचे उतरते हैं। समझ में आई बात? और ये कुंड की बात कर रहे हैं तो एक से जैसा है, ऐसे 12,000 ही कुंड के द्वारा ऐसे महल ऊपर जाकर के संपूर्ण गुर्ज के चांदनी के कुंड से एक भौम नीचे जल उतरते हैं। अब उसके बाद फिर आगे देखिए, नीचे जमीन में दूसरे हार तालाब में आइए, भीतर चबूतरा के तरफ से आते समय दूसरे हार तालाब में बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरे हार तालाब में आइए। यहां इस तालाब को भी चारों तरफ से घेर करके ये 5 भौम तक महल गया। उसके बाद फिर पहला हार तालाब की तरह ही ये दूसरे हार तालाब से भी चारों कोण से थंब ऊपरा ऊपर गया 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 गया। ये थंब 12,000 में से 2 भौम कम यहां तक गया, और इसके ऊपर छत पटी है दूसरे तालाब से 2 भौम कम तक, मतलब 12,000 में से 2 भौम कम तक। अब इसमें भी ऐसा ही है। अब एक का वर्णन होने के बाद दूसरा वैसा ही करके कहा ना, खाली फर्क क्या है, ये दूसरे तालाब के द्वारा जो गया हुआ महल 12,000 में से
2 भोम कम, अथवा ये पहला वाला महल से 1 भोम कम। अब इसमें भी वही है, छत के नीचे ये हिंडोले लगते हैं और छत के ऊपर यहां चारों तरफ ऐसे दीवार लग करके कुंड बना, और यहां से ऐसे एक नहर के रूप में आकर के यहां से फिर ये झरना के रूप में 1 भोम नीचे जल उतरता है। ठीक है, अब ये एक तालाब की बात है। ऐसे ही ये दूसरे हार में भी चारों तरफ घूम करके 12,000 ही तालाब आया है ना, तो प्रत्येक तालाब से इसी तरह से ऊपर 12,000 में से 2 भोम कम तक महल जा करके इससे ऊपर वाला जो कुंड का जल 1 भोम नीचे होकर के इसमें भी 12,000 झरना के रूप में जल उतरते हैं। तो इस तरफ का भी दृश्य देखें तो यहां से भी देखिए, ये भी 12,000 में से 2 भोम कम, मतलब इससे 1 भोम कम तक जा करके इसमें भी छत पट्टी है, इसके अंदर हिंडोला लगे हैं, ऊपर कुंड बन करके यहां से जल आकर के यहां झरना के रूप में उतरते हैं। 2 भोम नीचे उतरा। अब ऐसे बगीचा के साथ में तालाब कितने हैं? 12,000 है नीचे, और ये भोम भी कितना है? 12,000 ही है। अब ये 2 हार का क्रम मैंने बता दिया हूं, अब आगे शब्द के द्वारा बताता हूं, आप स्वयं समझ सकते हैं। अब देखिए, ये नीचे चबूतरा की तरफ से बाहर निकलते समय तीसरे हार जो तालाब है ना, ये तीसरे हार तालाब के भी चारों तरफ महल जो 5 भोम तक सीधा गया है, उसके बाद इसके भी चारों कोण का महल ऊपर जा करके 12,000 में से 3 भोम कम तक, ये तीसरे तालाब है ना, यहां से 3 भोम कम तक जा करके इसके ऊपर छत पट्टी है, उसके नीचे ऐसे हिंडोला लगे हैं और ऊपर कुंड बन करके फिर यहां से आकर के जल यहां झरना के रूप में उतरते हैं, और इस तरफ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इस तरफ भी ऐसे ही होता है, यहां पर हिंडोला और ऊपर कुंड बन करके यहां से जल भोमभर नीचे यहां उतरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब क्रमशः देखिए, जिस तरह से हमने यहां पहला हार तालाब से 1 भोम नीचे कहा, दूसरे हार तालाब से 2 भोम नीचे, तीसरे हार तालाब से 3 भोम नीचे, इसी क्रम से चौथे हार तालाब से गया हुआ महल से 4 भोम नीचे, पांचवें हार तालाब से गया हुआ महल से 5 भोम नीचे, छठे हार तालाब से गया हुआ महल से 6 हार नीचे, करते करते नीचे जमीन में तालाब भी 12,000 ही है, और ये भोम भी ऊपर 12,000 भोम होने से जितने जितने तालाब बाहर निकलते जाते हैं, उससे गया हुआ ऊपर का महल के द्वारा जल एक एक भोम नीचे उतरते उतरते 12,000 में से 5 कम, ध्यान से देखिए, यहां 12,000 में से 5 कम कहा मैंने, मतलब 11,995 यहां तक भोम उतरते 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 उसी क्रम से आया। अब उसके बाद मैं शब्द से बोल रहा हूं, उसके बाद 5 कम करके इसीलिए कहा कि ये सारे महल तालाब के चारों तरफ का महल जो है, इसको हमने सीधा 5 भोम तक करके उठाया है ना, लेकिन अब अंतिम में जब 5 हार बाकी रहता है उसको तो नीचे उतारना है ना, इसीलिए 4 भोम ये चारों तरफ का महल है, 4 भोम 3 भोम 2 भोम 1 भोम होते हुए जो 12,000वीं तालाब जो है ना, वो तो जमीन के लेवल में ही है। समझ में आई बात? ये चारों तरफ का जो महल उठते थे ना, ये महल ही अंतिम में जाकर के ये महल, जैसे अब यहां पूरा नक्शा बनाने के लिए तो ये जगह पहुंचेगा भी नहीं, अब इसके हिसाब से तो ये बाहर चला जाएगा, इसीलिए मैं इसी से बता रहा हूं। जैसे यहां अंतिम में आकर के ये 5 भोम महल तक था, आगे यही 4 भोम महल होगा। ठीक है, तो यहां इसी के ऊपर कुंड बन करके जल यहां उतरा, फिर उसके बाद आगे 3 भोम, उसके बाद फिर इधर आगे 2 भोम, फिर उसके बाद आगे ये 1 भोम, और 12,000वीं तालाब जो है, और 12,000वीं तालाब जो है वो तो नीचे जमीन में ही रहता है। ठीक, तो इस तरह से 12,000वीं तालाब तक आया, तो भोम भोम उतरते 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 जल नीचे जमीन तक आया, और उस तरह से भी इसी तरह से जमीन में आया। अब ध्यान से समझ लीजिए, तो ये अंतिम तालाब में
जो जल आया प्रत्येक भौम भौम उतरते उतरते, ठीक उसी तरह से इधर देखिए यहां ये 12,000 गुर्ज के द्वारा अदृश्य रूप में यहां जमीन तक आया हुआ जल, यहां जमीन के 12,000 की 12,000 हारे बगीचों को नहरे चेहबच्चों के द्वारा जल परिभ्रमण करते हुए यहां अंतिम हार तालाब में आएगी नहीं। तो यहां आकर के दोनों तरफ का जल फिर एक साथ में मिल गया। वहां गुर्ज के चांदनी से दो भाग में विभाजन हुआ था। आधा पानी सीधा गुर्ज से 12,000 भूम नीचे उतर करके जमीन के बगीचा को सिंचन करते हुए यहां अंतिम हार तालाब में ही आया, मतलब चेहबच्चा में ही। और आधा पानी भोम 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 उतरते उतरते यहां अंतिम हार चेहबच्चा यानी कि तालाब में ही आया। तो एक का जैसा वर्णन है 12,000 का ही वैसा ही वर्णन है। ठीक है, तो कहने का अर्थ अब हम यहां से अगर देखें तो इसमें यहां मैं अंतिम हार बगीचा बना देता हूं। जैसे देखिए ये अंतिम हार बगीचा हो तो ये नहर 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 होकर के ये जल जो गया है, ये अंतिम हार ये चेहबच्चा है ना, एक तरफ किनार का बताऊं तो सारा उसी हिसाब से समझना होगा। तो यहां नहर के द्वारा भी इसी तालाब में जल आया है और भोम भोम उतरते उतरते भी अंतिम में इसी तालाब में जल आया है। तो अब ये चारों तरफ किनार में ऐसे अंतिम हार तालाब 12,000 के ही संख्या में है कि नहीं, है ना। अब ये तालाब का यानी कि चेहबच्चा का जल भी ये नहर से यहां, ये नहर से यहां, ये आना जाना तो चलता ही है। ये नहर 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 होकर के ये अंतिम हारे जो नहर है, तालाब नहर तालाब नहर तालाब नहर होकर के ऐसे चारों तरफ से ऐसे परिभ्रमण किया है। तो एक बार पूरा नहर चेहबच्चा होकर के जल बिल्कुल ये बाहर के हार तक आया। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए, ये संपूर्ण नहरे चेहबच्चों को परिभ्रमण करते हुए जल यहां ईशान कोण में एकत्रित हुआ। अब ईशान कोण में एकत्रित होने के बाद ये जल दो भाग में विभाजन होता है। यहां से दो नहरें निकलते हैं इस तरह से। तो एक नहर, ध्यान से देखिए यहां, तो एक नहर यहां उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण की तरफ आया। ये एक नहर है, ये बृहत नहर, इसे महानद कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहीं से छुटा हुआ एक नहर पूर्व से होते हुए दक्षिण की तरफ आया, फिर दोनों नहर यहां आकर के मिलते हैं। ठीक है, तो यहां आकर के मिलने के बाद ये दोनों नहर का जल फिर मिल करके यहां से दक्षिण दिशा की तरफ ये नहर का जल आया। और ये माणिक पहाड़ के हद से जैसे बाहर दक्षिण दिशा की तरफ निकले तो आगे क्या है, बनकी नहर। तो बनकी नहर में ये जल प्रवेश होता है। मतलब यहां देखिए तो ये माणिक पहाड़ के हद से बाहर बनकी नहर है ना, इस तरह से यह जल बनकी नहर को प्रवेश होता है। तो यह है जल उतरने का वर्णन प्रसंग। ठीक है, अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। आज हमने विषय को प्रारंभ किया कि माणिक पहाड़ के चांदनी के किनार में गुर्ज के चांदनी में जो कुंड बन करके एकत्रित हुआ जल, इसको दो भाग में विभाजन किया। आधा जल को सीधा भोम 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 नीचे गुर्ज के द्वारा ही अदृश्य रूप में उतार करके नीचे जमीन तक पहुंचाया। और ये माणिक पहाड़ को घेर करके नीचे जमीन में 12,000 के 12,000 हारे बगीचे हैं। उन बगीचों के साथ में चेहबच्चा यानी कि तालाब भी है। तो ऐसे तालाब भी 12,000 के 12,000 हारे ही हैं। तो इन संपूर्ण तालाबों में चारों तरफ से घेर करके महल आए हैं, जो महल ऊपर ऊपर 5 भोम छठी चांदनी तक सब सीधा गए हैं। उसके बाद माणिक पहाड़ की तरफ से पहला हार तालाब के ऊपर का जो महल है, वो महल 5 भोम के पश्चात 4 कोण का महल सीधा ऊपर ऊपर जा करके 12,000 में से
एक भौम कम तक गया, और जिसमें छत पड़ करके नीचे हिंडोला लटके है, ऊपर कुंड बना, तो गुर्ज के चांदनी का जल एक भौम नीचे होकर के यहाँ पर उतरा है। एक में जैसा है 12,000 में वैसा ही है। फिर दूसरा तालाब से ऊपर गया हुआ महल के द्वारा 2 भौम नीचे, फिर 3 भौम नीचे करते करते 12,000 तालाब के द्वारा ऊपर गया हुआ महल से क्रमशः 12,000 भौम नीचे जल उतर करके फिर यहाँ अंतिम हार तालाब में आते समय गुर्ज के द्वारा जमीन के नहरे चेहे बच्चे के माध्यम से आया हुआ जल भी अंतिम तालाब तक आया, और चांदनी से भौम भौम उतरते हुए आया हुआ जल भी ये अंतिम तालाब तक आया। और यहां से फिर संपूर्ण तालाबों से होते हुए जल ईशान कोण तक आया, और यह जल 2 भाग में विभाजन होकर के एक नहर ये उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण में आया, एक नहर ये ईशान कोण से फिर पूर्व से होते दक्षिण में आकर के दोनों नहर मिलकर के दक्षिण दिशा में बनकी नहर के तरफ ये जल प्रवेश हुआ है। ठीक है, अब ये शोभा को हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, माणिक पहाड़ का खड़ा दृश्य नंबर 1 कहा, तो इसमें पहले भी हमने ये नक्शा देखा है। तो ये चौतरा के ऊपर माणिक पहाड़ की हवेली महल, मध्य के चौतरा से जल स्तून ऊपर जा करके 12,000 भौम में चांदनी, फिर मध्य में टापू महल, तालाब, दहलान, बाहर 12,000 की 12,000 आ रही बगीचा के ये शोभा, ये कल भी हमने देखा। अब आज जो वर्णन किया इसके द्वारा देखना है, ये गुर्ज के चांदनी के कुंड में जो आया हुआ जल गुर्ज के द्वारा अदृश्य रूप में होकर के 12,000 भौम नीचे उतरा, और यहाँ देखिए ये नीचे जमीन में तालाब में आया, और ये बाहर की तरफ चारों तरफ 12,000 की 12,000 हारे बगीचा है जमीन में, और उस बगीचा के साथ में आया हुआ तालाब में प्रत्येक तालाब के चारों तरफ घूम करके जो महल आया है, ये महल ऊपर 5 भौम तक गया। ठीक है, उसके पश्चात माणिक पहाड़ के तरफ से पहला हार तालाब के द्वारा ये देखिए 4 कोण का महल ऊपर जा करके 12,000 में से 1 भौम कम तक जा करके छत पटी है, उसके अंदर ये हिंडोला लगे हैं, देखिए ये हिंडोला, और इसके ऊपर कुंड बन करके यहाँ ऊपर से 1 भौम नीचे जल उतरते हैं। तो चारों तरफ से ऐसे ही दृश्य है, फिर 2 भौम नीचे, 3 भौम नीचे, 4 भौम नीचे करते करते ये 12,000 तालाब के द्वारा ऊपर गए हुए महल के माध्यम से ही भौम भौम उतरते उतरते 12,000 भौम नीचे ये जल उतरता है, और ये बगीचा को सिंचन करते हुए आया जल और भौम भौम उतरते हुए आया हुआ जल यहाँ अंतिम किनारे में आ जाता है। अब यही माणिक पहाड़ के खड़ा दृश्य को हम नक्शा नंबर 2, क्योंकि यहाँ 1 लिखने का अर्थ दूसरा भी नक्शा है तो उसके द्वारा भी देखेंगे। अब ये देखिए माणिक पहाड़ का खड़ा दृश्य नंबर 2 करके, इसमें भी वही बात है, ये जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर 12,000 भौम ऊपर जा करके ये टापू महल, तालाब, दहलान और चांदनी में बगीचा, गुर्ज के चांदनी में कुंड, ये सब तो हमने कल भी देखा है। आज जो वर्णन हुआ ये देखिए, गुर्ज के चांदनी के कुंड से 12,000 भौम नीचे जल उतर करके नीचे जमीन के बगीचा को सिंचन करते हुए ये आधा जल यहाँ सबसे बाहर के तालाब तक पहुंचा है। ठीक है, और आधा जल यहाँ देखिए ये नीचे जमीन के बगीचा के जो तालाब है वो तालाब के चारों तरफ आया हुआ महल ये 5 भौम तक सीधा गया। उसके पश्चात माणिक पहाड़ की तरफ से ये पहला हार तालाब के 4 कोण का महल ये ऊपर 12,000 में 1 भौम कम तक जा करके उसमें छत पटी है, और उसके अंदर ये भीतर ये हिंडोला लगे, और ऊपर ये कुंड बन करके भौम भर नीचे जल उतरते हैं। फिर दूसरे तालाब के ऊपर से 2 भौम नीचे, ऐसे क्रमशः उतरते उतरते 12,000 भौम नीचे तक ये जल उतरी है। उसके बाद ये जल फिर वो महानदी के द्वारा होकर के आने की जो बात है ना, ये बाहर से देखते समय ये महानदी की बात है, जो हम दूसरे नक्शा के द्वारा भी देखेंगे। ईशान कोण से 2 भाग में पानी विभाजन होकर के एक उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण में आया, एक पूर्व से होते हुए दक्षिण में आया करके बताया ना, उसी का ये अर्ध रूप दिखाया है। तो यहाँ से खड़ा दृश्य देखा तो ऐसे भौम भौम जल उतरने की शोभा, और नीचे जमीन में बगीचा और उसमें आया हुआ महल की दृश्य इसके द्वारा समझ सकते हैं। अब ये नक्शा देखिए, इसमें वैसे ऊपर से एक झलक में संपूर्ण माणिक पहाड़ के दृश्य को दिखाया है, जिसमें से
ये एरिया जो है ये माणिक पहाड़ की 12,000 भौम ऊपर की चांदनी की शोभा है। ये तो हमने पहले भी देखा है। जैसे फिर भी एक बार देखें तो ये 12,000 भौम ऊपर चांदनी के मध्य में ये टापू महल है, उससे बाहर ये तालाब है, उससे भी बाहर ये दहलान है, उससे बाहर ये चांदनी का बगीचा है। और ये किनार में 12,000 गुर्ज के चांदनी के कुंड में जल आया। तो यहां तक का वर्णन पहले हुआ। तो आज हमने जो वर्णन किया, अब ये गुर्ज के द्वारा अदृश्य रूप में 12,000 भौम नीचे जल उतरा और ये माणिक पहाड़ के चबूतरा से बाहर की तरफ देखिए ये जो एरिया है 12,000 भौम नीचे बाहर चारों तरफ से घेर करके आया हुआ बगीचा है। ऐसे बगीचा चारों तरफ एक हार में 12,000 है, आगे 12,000 हार ही है। तो गुर्ज के द्वारा आया हुआ आधा जल जमीन में आकर के, जैसे देखिए ये तालाब है, ये गुर्ज के जल ये तालाब में आया, ये गुर्ज का जल ये तालाब में आया। इस तरह से सर्व तालाब को घेर करके ये जल बिल्कुल सबसे बाहर के किनारे के तालाब तक आया। देखिए ये तालाब तक आया, ठीक है। और इस तालाब में चारों तरफ से घेर करके महल आया है। देखिए ऐसे महल 5 भौम छठी चांदनी तक कहा। और उसके बाद यही महल तालाब के तरफ का पहला हार महल के 4 कोण का महल ऊपर 12,000 में से 1 भौम तक जाकर के छत पड़ करके 1 भौम ऊपर से जल इसमें आने के बाद फिर प्रत्येक भौम उतरते हुए 12,000 भौम नीचे तक आकर के ये तालाब तक जल आने का वर्णन खड़ा दृश्य के द्वारा भी हमने देखा। तो ये संपूर्ण जल नीचे उतरने के बाद अब देखिए ये ईशान कोण है। यहां से अब ये जल 2 भाग में विभाजन हुआ और देखिए ये एक नहर उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण में आया और ये एक नहर पूर्व से होते हुए दक्षिण में आया और दोनों यहां मिल करके फिर दक्षिण की तरफ आगे नहर गए हैं। तो ये बन की नहर में जाकर के मिलते हैं। तो समग्र में ये माणिक पहाड़ की शोभा है। तो इस तरह से ये माणिक पहाड़ के नीचे जमीन के बगीचा की बातें और ये भौम भौम जल उतरने की बातें अथवा समग्र में माणिक पहाड़ का झलक पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा। तो इस तरह से समग्र में माणिक पहाड़ का वर्णन पूरा हुआ। तो ये माणिक पहाड़ के हद जो रंगमहल के चौथी परिक्रमा है, जिस हद का 32 पहल में से 1 पहल रंगमहल के दक्षिण दिशा में ये माणिक पहाड़ है। तो अन्य 31 पहल में क्या है ये भी हम देखें। तो जैसे 32 पहल में से 1 पहल में माणिक पहाड़ कहा, तो अन्य 31 पहल में बड़ोवन, मधुबन और महावन है। जैसे कि देखिए यहां ये रंगमहल से चारों तरफ बाहर ये जबेरू की नहर की भीतरी किनार है। तो ये जबेरू की नहर का हद है। इससे भी बाहर ये माणिक पहाड़ का हद है, ठीक है। तो ये जबेरू की नहर सहित माणिक पहाड़ ऐसे ये हद 32 पहल में है। ये तो हम पहले से ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 32 पहल में से दक्षिण दिशा में ये 1 पहल में माणिक पहाड़ है। ये 1 पहल में माणिक पहाड़ का वर्णन किया। अब अन्य 31 पहल है ना, तो अन्य 31 पहल में बड़ोवन, मधुबन, महावन है। तो कैसे होते हैं वो देखिए, ये चौड़ाई जो है 2,32,00,000 का, उसमें ये भीतर से बाहर की तरफ क्रमशः 3 खंड होकर के पहले बड़ोवन, फिर मधुबन, फिर महावन, ये चारों तरफ यानी कि अन्य 31 पहल में यही शोभा है। सबसे भीतर बड़ोवन, उससे बाहर यानी कि मध्य में मधुबन और सबसे बाहर महावन। तो ये बड़ोवन, मधुबन, महावन पुखराज के चारों तरफ होते समय 250 भौम बड़ोवन, 500 भौम मधुबन, 1000 भौम महावन था। अब ये पुखराज के एरिया को चारों तरफ से घेर करके ये जबेरू की नहर के अंदर प्रवेश किया, तो इसका और विस्तार हुआ। जबेरू की नहर के हद से भी फिर बाहर जाकर के ये माणिक पहाड़ के हद के अंदर इन वनों ने प्रवेश किया, तो इसका और ज्यादा विस्तार हुआ है। तो इस तरह से ये
माणिक पहाड़ के हद के 31 पहल में वन की शोभा, ये भी देखना है। तो ये समग्र में माणिक पहाड़ सहित माणिक पहाड़ के हद के एरिया की बात हुई। तो ये तो हुआ समग्र में वर्णन। तो अब हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो भी प्रसंग वर्णन हुआ वृत्ति के शब्द के द्वारा, हम माणिक पहाड़ के चांदनी तक पहुंचे हैं और चांदनी का वर्णन किया। चांदनी के प्रसंग में टापू महल से लेकर के तालाब, दहलान, फिर हवेली के चांदनी के ऊपर की शोभा, ये सब। उसके बाद फिर नीचे जमीन में 12,000 की 12,000 हारें बगीचा, उसमें आधा पानी भ्रमण करने की बात, फिर आधा पानी ये भौम भौम नीचे उतर करके 12,000 भौम नीचे उतर करके फिर ईशान कोण से महानद से होते हुए दक्षिण की तरफ जाकर के बनकी नहर की तरफ प्रवेश करने का प्रसंग, यानी कि संपूर्ण माणिक पहाड़ का प्रसंग अब एक ही चैप्टर में वृत्ति में वर्णन किया है। तो ये सारे प्रसंग अब हम वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 182 टापू महल और टापू महल की चांदनी करके है। तो इसका हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। नीचे जिस चबूतरे पर से जल स्तंभ सीधे ऊपर की ओर आया है और जिसके किनार पर 12,000 थंभ तथा थंभों में हिंडोले लगे हैं, उसी चबूतरे के सिर पर चांदनी में भौम भर ऊंचा चबूतरा हुआ है। इस चबूतरे की किनार में प्रदक्षिणा की जगह रोश छोड़कर 12,000 टापू महलों की एक फिरती कतार आई है। इस महल की चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे सुशोभित है तथा अंदर चबूतरा है। चबूतरे की चारों तरफ अति सुंदर बगीचे हैं। इन बगीचों में नहरें, चहबच्चे तथा फुहारे उड़ते हैं तथा यह महल अन्य भी कई आश्चर्यजनक शोभा सुंदरता से भरपूर है। इस टापू महल की ऊपरा ऊपर 20 भौमें और 21वीं चांदनी है। ऊपर चांदनी पर मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां तथा फिरता कठड़ा शोभायमान है। इस चबूतरे के चारों कोने में जल निकलने के लिए जालीद्वार मार्ग है। इस जालीद्वार मार्ग से नीचे माणिक पहाड़ की चबूतरे के बीच के जल स्तंभ के पानी यहाँ 12,020 भौम ऊपर टापू महल की चांदनी में प्रकट होता है। यह पानी वही है जो जल स्तंभ से यहाँ आकर प्रकट हुआ है। अतः चबूतरे के बाहर चारों ओर फिरते बगीचे आए हैं और उनमें नहरें, चहबच्चे तथा फुहारे छूटते हैं। अंततोगत्वा चांदनी के किनार के 12,000 गुर्जों के कुंडों में होकर 20 भौम नीचे तालाब में फिरते झरने के रूप में गिरते हैं। अतः इस चबूतरे के मध्य में रत्न खंचित सिंहासन देदीप्यमान है और चारों ओर घेर कर सुंदर कुर्सियां धरी है। श्री युगल स्वरूप सिंहासन पर आसीन होते हैं और सर्व सखियां कुर्सियों पर विराजती है। तो ये टापू महल की बात है। ऊपर माणिक पहाड़ की चांदनी के बीच में जिस टापू महल के चबूतरे का वर्णन कर आए हैं, उस चबूतरे के नीचे 12,000 जालीद्वार है। इन जालीद्वारों में होकर नीचे स्थित तालाब में जल की फिरती 12,000 धारें पड़ती है। तो पानी को 2 भाग करके तालाब में लाया था ना, तो ये नीचे पाइप के द्वारा बाहर तालाब में आने की बात है। नीचे माणिक महल और जल स्तंभ की संधि में जो भौम भर नीचा बृहद बगीचा आया है, उसी के सिर पर यहाँ चांदनी में यह तालाब हुआ है। इस तालाब के अंदर नाना प्रकार के रंग बिरंगे जल कमल सुशोभित है और इस तड़ाग में चैतन्य जहाज तैर रहे हैं। तालाब की बाहरी किनार पर एक पाल रूपी चबूतरा इन ब्रैकेट दहलान घेर कर आया है।
उस चबूतरे के दोनों किनारों पर फिरता कठड़ा है। इस पाल रूपी चबूतरे के ऊपर थंबों की 4 हारे फिरी है। उन थंबों के बीच यानी ऊपर में 3 दहलाने हैं। दोनों किनारों की जो दहलाने हैं उनकी एक भौम दूसरी चांदनी है और मध्य की जो दहलान है उसकी 2 भौम तीसरी चांदनी है। अतः जिस चबूतरे के ऊपर दहलाने आई है उस चबूतरे के जल की तरफ की दीवार में टापू महल की तरफ के चबूतरे में जहां जल प्रवाह के लिए फिरते 12,000 जालीद्वार है, उन्हीं के सामने इस चबूतरे पर भी 12,000 फिरते जालीद्वार है। इन जालीद्वारों में होकर तालाब का जल दहलान के नीचे लगे बड़े बड़े पाइपों नालों में जाता है। पुनः यह जल दहलान की बाहरी तरफ भौम भर नीचे जो फिरते 12,000 कुंड आए हैं उन कुंडों में फिरते 12,000 झरनों के रूप में गिरता है। जिस दहलान के नीचे से जल का प्रवाह बाहर की तरफ निकलता है वह दहलान नीचे जो 12,000 माणिक महल आए हैं उन महलों के सिर पर आई है। दहलान के नीचे से जो फिरते झरने गिरते हैं उन झरनों का जल नीचे दहलान की दीवार से लगकर जो सड़क फिरी है उस सड़क की किनार पर स्थित फिरते 12,000 कुंडों में गिरता है। मतलब हवेली के चांदनी के भीतरी तरफ किनार के कुंड में। इन कुंडों में से यह जल सामने चांदनी पर स्थित 12,000 नहरों में होकर जो 12,000 कुंडों की 12,000 हारे चांदनी पर है उनमें पड़ता है। इस प्रत्येक कुंड के चारों तरफ महल फिरे हैं। इन महलों की 2 भौम तीसरी चांदनी है। चांदनी के बाद चारों कोनों के महल थंब के रूप में एक भौम और ऊपर गए हैं। तत्पश्चात एक महल से दूसरे महल में कमाने यानी मेहराबें लगी है। इस प्रकार चारों थंबों की चारों मेहराबों कमानों में 4 दिशा पर 4 हिंडोले लगे हैं। ये हिंडोले कुंड के फिरते महलों की 2 भौम तीसरी चांदनी पर 2 भौम की ऊंचाई से झूलते हैं। इन महलों की चांदनी को पुल भी कहते हैं क्योंकि कुंड से चारों ओर पुल रूपी चांदनी के नीचे से जल की नहरें जा रही है। इसलिए इन कुंडों के ऊपर 14 करोड़ 40 लाख पुल कहे गए हैं। अब ये 14 करोड़ 40 लाख पुल करके यहाँ नीचे इसका और खुलासा किया है। देखिए, माणिक पहाड़ की उक्त चांदनी के एक कुंड के महलों की चांदनी से चारों ओर नहरें जाने के कारण एक कुंड में 4 पुल होते हैं। क्योंकि महलों की चांदनी को पुल कहा है, कुंड 14 करोड़ 40 लाख है, तो सर्व पुलों की संख्या कुंडों की संख्या की चौगुनी अर्थात 57 करोड़ 60 लाख हुई। तो इस विषय में भी हमने पहले चर्चा किया, वही बात यहाँ वृत्ति के शब्द के द्वारा खुलासा हुआ। फिर ऊपर से देखिए, नीचे जहां जहां 4 हवेली के कोने पड़े हैं उनके सिरहाने यहाँ कुंड आए हैं। हवेलियों के आसपास जो गलियां आई है उन गलियों के सिर पर यहाँ नहरें आई है। अतः नीचे जो हवेलियां हैं उन हवेलियों के सिर पर यहाँ आकाशी यानी चांदनी में 14 करोड़ 40 लाख बगीचे आए हैं। उन बगीचों में भी नहरें, चहबच्चे और फुहारे छूटते हैं। इस प्रकार यहाँ की शोभा अपार तथा अकथ्य है। एक कुंड की नहर में से होकर दूसरे कुंड की नहर में तथा दूसरे कुंड की नहर में से होकर तीसरे कुंड की नहर में, इस तरह क्रमशः उतरते उतरते जल 12,000 कुंडों और 12,000 नहरों के बाद चांदनी की किनार पर जो बड़ी बड़ी गोल गुर्जें आई है उन गुर्जों के कुंड में आता है। तो यहाँ ऊपर
एक कुंड से दूसरे कुंड में, दूसरे कुंड से तीसरे कुंड में करके उतरते उतरते शब्द प्रयोग किया है ना। तो यहाँ उतरते उतरते मतलब यहाँ से बाहर फैलते हुए सर्व बगीचों को नहरे चेहबच्चाओं के द्वारा परिभ्रमण करके, जैसे कि कहा गुर्ज के चांदनी में आया हुआ कुंड में जल आता है, ये बात यहां बताया। आगे पुनः यह जल दो भाग में विभक्त होकर हर कुंड में से आधा पानी गुर्ज के अंदर ही अंदर से अदृश्य रूप में 12,000 भौम नीचे चबूतरे के बाहर स्थित जमीन के कुंड में उतरता है। जो प्रसंग आज ही हमने पहले वर्णन किया, अब वो प्रसंग यहां शुरू हुआ। उन कुंडों में से होकर यह जल जो 12,000 नहरें हैं नीचे जमीन में, उनमें से होकर जो 12,000 तालाबों की 12,000 हारें आई हैं उनमें आता है। पुनः 12,000 तालाबों के बाद जो नहर है उन नहरों में होकर यह जल महानद में पहुंचता है। तो इस तरह से आधा जल 12,000 भौम नीचे उतर करके जमीन के बगीचा में नहरे चेहबच्चा के द्वारा भ्रमण करते हुए बाहर महानद तक जाने की बात हुई। फिर आगे देखिए, उस चांदनी के किनार के कुंड से आधा जल तो 12,000 भौम सीधे नीचे उतर गया है। शेष आधा जल चांदनी के गुर्ज के कुंड में से एक भौम नीचे दूसरे कुंड में, दूसरे कुंड में से तीसरे कुंड में होते हुए जाएगा। जैसे नीचे जमीन में 12,000 तालाबों की 12,000 हारें आई हैं, उन तालाबों के किनार पर महल है। इन महलों की 5 भौम छठी चांदनी है। उस चांदनी पर बड़े बड़े हिंडोले झूलते हैं। जिन तालाबों के महलों का वर्णन हम कर आए हैं, उन महलों में से माणिक पहाड़ के चबूतरे की तरफ की जो प्रथम हार है, उस प्रथम हार तालाब के चारों कोणों के जो महल है, वे महल छठी चांदनी के बाद ऊपरा ऊपर 12,000 भौम में से सिर्फ एक भौम कम तक गए हैं तथा वहां जाकर उन पर छत पट गई, अर्थात चारों महलों के ऊपर एक ही छत लगी है। इस छत पर चारों किनार में कमर भर ऊंची दीवार के उठने से कुंड बना है। छत के नीचे बीच में नूरमय कड़े लगे हैं। उन कड़ों में बड़ी बड़ी जंजीरों में संकलित होकर हिंडोले लटक रहे हैं। ये हिंडोले नीचे 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर झूलती है। दूसरे हार तालाब के चारों कोनों के जो महल है, वे 12,000 भौम में से 2 भौम कम तक की ऊंचाई तक चले गए हैं। इन चारों कोनों के महलों पर भी छत पटकर कुंड बनेगा तथा इसके भी ऊपर प्रथम हार की तरह छत के नीचे कड़े लगेंगे और हिंडोले नीचे छठी चांदनी पर ही झूलेंगे। इस प्रकार तीसरी हार के चारों कोनों के महल, चौथी हार के चारों कोनों के महल क्रमशः एक एक भौम कम होते होते चले गए हैं। अंत के 12,000वें तालाब के चारों कोनों के महल जमीन से एक ही भौम की ऊंचाई तक रह गए हैं। अतः 11,995 हार तक तालाब के महलों की 5 भौम छठी चांदनी में हिंडोले झूलते आए हैं। अब 11,996वीं हार के तालाब के महल 5 भौम छठी चांदनी के बदले 4 भौम 5वीं चांदनी, फिर 3 भौम चौथी चांदनी, फिर 2 भौम तीसरी चांदनी और फिर 1 भौम दूसरी चांदनी, अर्थात क्रमशः घटते घटते चले गए हैं, जिसको हमने यहाँ किनार में ये घटते हुए क्रम को दिखाया है। ठीक है, और उनके हिंडोले चांदनी चांदनी में ही झूलते हुए उतरते गए हैं। अंत की हार जमीन से एक ही भौम की ऊंचाई तक रह गई है। अतः तालाब के आसपास बड़े बड़े बगीचे अधिकाधिक शोभा ले रहे हैं। उन बगीचों में हिंडोले
नहरें, चेहबच्चे और फुहारे छूटते हैं। 4 तालाब के बीच में एक बगीचा और 4 बगीचों के बीच में एक तालाब, यहाँ की ऐसी अपार शोभा सुंदरता सहसा मन को आकर्षित करती है। ईशान कोण से एक नहर का जल 2 भाग में विभक्त होकर एक भाग का जल पूर्व दिशा से अग्निकोण को होते हुए दक्षिण दिशा की ओर गया है तथा दूसरे नहर का जल उत्तर पश्चिम होते हुए दक्षिण दिशा में गया है। वहां जाकर ये उभय मतलब दोनों नहरें एक हो गई हैं। इस प्रकार महानद का जल दक्षिण दिशा में जाकर वन की नहर में मिल गया है। तो इस तरह से ये माणिक पहाड़ का वर्णन प्रसंग पूरा हुआ। अब आगे श्री रंगमहल के रंग परवाली मंदिर से लगभग 1 करोड़ 10 लाख योजन की दूरी पर महानद है। महानद की चौड़ाई 1200 योजन है। जैसे जमुना जी का चौड़ाई 500 मंदिर का कहा ना, ऐसे ही महानद की चौड़ाई 1200 योजन करके कहा। और ये महानद की शोभा जमुना जी की तरह ही समझना चाहिए। सार रूप में अगर कहे तो फिर भी यहाँ पर सार रूप में बताया ही है ये बात। तो आगे देखिए, महानद की रचना ठीक श्री यमुना जी की तरह है। इसके मध्य में 400 योजन की चौड़ाई में जल एवं चारों ओर अर्थात जल की दोनों ओर पाल है। पाल में भी मध्य का भाग कमर भर ऊंचे पाल के रूप में है और दोनों ओर के पाल के नीचे की रोश पर थंबों की हारें लगी है। उन थंबों के ऊपर छत लगी है। इन थंबों में दोनों ओर मेहराबें हैं। उन मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। महानद और माणिक पहाड़ 32 पहल में से एक पहल के बीच में है। उस पहल के सबसे मध्यस्थ भाग में 16 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई में भौम भर ऊंचे चबूतरे पर माणिक पहाड़ स्थित है। अतः अन्य जगह पर तथा बाकी के 31 पहलों में क्या क्या है। तो इस तरह से 32 पहल में से एक पहल में माणिक पहाड़ का वर्णन पूरा हुआ। अब अन्य 31 पहल जो माणिक पहाड़ का ही हद है, तो इसमें क्या क्या है जो आगे अब वर्णन कर रहे हैं। लाल चबूतरे, अब रंगमहल के उत्तर दिशा लाल चबूतरा से, ये बड़वन मधुबन महाबन का प्रसंग है ना, इसलिए वहां से खींच रहे हैं। तो लाल चबूतरे के आगे से जो बड़े वन, मधुबन और महाबन पुखराज पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए उत्तर दिशा की ओर से जबेरों की नहर और माणिक पहाड़ की हद में प्रवेश हुए हैं। इन तीनों वनों में से बड़े वन की ऊंचाई 1 लाख कोस, मधुबन की ऊंचाई 2 लाख कोस और महाबन की ऊंचाई 4 लाख कोस है। इन तीनों वनों ने माणिक पहाड़ की 2 करोड़ 32 लाख योजन की हद को ढक लिया है। इन तीनों वनों के अंदर स्थित अन्य विभिन्न प्रकार के नाम वाले वृक्षों ने इन्हें इतना सघन बना दिया है कि ऊपर सब की एक ही छतरी हो गई है। नीचे अनगणित चौक अखाड़े बने हुए हैं। माणिक पहाड़ की हद में फिरते इन 32 पहलों में नीचे पशु जानवरों के अति सघन शहर पूरे बसे हुए हैं। अर्थात उन पशु जानवरों की असंख्य अनगिनत खूब खुशहालियों का यहाँ बाजार सा लग गया है। ऊपर वनों की हर भौमों में पंखी अपनी खूबी खुशहालियों सहित असंख्य शोभा सुंदरता के साथ स्व भाषा में श्री राजश्यामा जी का गुणगान कर रहे हैं। यह शोभा सुंदरता देखते ही बनती है। शब्द तथा विषयों से तो सर्वथा परे तथा अकथनीय है। माणिक पहाड़ के हद की परिक्रमा 15 करोड़ योजन है। तो इस तरह से ये संपूर्ण माणिक पहाड़ की शोभा की बात हुई और माणिक पहाड़ के हद के 31 पहलों में भी वन की शोभा की बात हुई। तो यहाँ अंतिम में माणिक पहाड़ के हद की चौड़ाई 15 करोड़ योजन है करके कहा ना। अब इसको कैसे हिसाब करें, इसके लिए मैं सूत्र बताता हूं। जैसे रंगमहल के मध्य से
माणिक पहाड़ के हद तक यानी कि भीतरी हद तक 18 लाख कोस है और माणिक पहाड़ का चौड़ाई 2,32,00,000 कोस है। तो रंगमहल के मध्य भाग से माणिक पहाड़ के बाहरी किनार तक 2,50,00,000 कोस हुआ। तो ये तो हुआ रंगमहल के मध्य से एक तरफ, तो दूसरे तरफ भी वैसा ही है। तो दूसरे तरफ का भी 2,50,00,000 जोड़ते समय माणिक पहाड़ के हद के एक तरफ के बाहरी किनार से दूसरे तरफ के बाहरी किनार तक का पूरा लंबाई चौड़ाई एरिया 5 करोड़ का हुआ। और ये 5 करोड़ की लंबाई चौड़ाई एरिया को गिर्द में हिसाब निकालने के लिए 5 करोड़ गुना 3 करते समय माणिक पहाड़ के हद के जो बाहर की परिक्रमा जो है 15 करोड़ योजन का होता है। तो इस तरह से ये गिर्द का 15 करोड़ का हिसाब भी हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से माणिक पहाड़ का हद जो रंगमहल की चौथी परिक्रमा है, ये प्रसंग भी पूरा हुआ। तो आज हम यहीं विश्राम करेंगे, कल फिर बंकी नहर से प्रारंभ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।